आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लॉन्ग वेल्डेड रेल का चैप्टर। लॉन्ग वेल्डेड रेल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग विंटर क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है हमारे सेक्शंस पे, या फिर आप ये समझ लीजिए ड्यूरिंग समर एंड ड्यूरिंग विंटर में अगर कोई मेटल पीस है, अगर कोई भी मेटल पीस है, लेट्स से दिस इज़ अ मेटल, तो ड्यूरिंग समर में क्या होता है, समर में ये मेटल जो होता है वो टेम्परेचर के कारण कुछ इंक्रीज़ करना चाहता है। यहाँ पे जो इसकी लेंथ ये एल है, यहाँ है डेल्टा एल, तो कुछ लेंथ ये इंक्रीज़ करना चाहता है समर के केस में। समर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर के साथ साथ ये भी जो है बढ़ना चाहता है, मेटल बढ़ना चाहता है। अब अगर ये मेटल बढ़ गया तो इसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आने वाली है, कुछ भी इसको तकलीफ़ नहीं होने वाली है। वो बढ़ना चाहता है, वो बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कब आती है, जब इस मेटल को हम बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, अभी हम मेटल बना लेते हैं, दोनों साइड से इसको हम फिक्स कर देते हैं। अगर हमने फिक्स कर रखा है इसको तो क्या होगा, तो जब भी टेम्परेचर जो है डेल्टा टी अगर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये मेटल चाहेगा इसको यहाँ तक बढ़ना। मेटल सोचेगा कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ और स्ट्रेस से फ्री हो जाऊँ, बट हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ के रखेंगे। तो जब हम इसको पकड़ के रखेंगे और हम इसको बढ़ने नहीं देंगे तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब वो सारी स्ट्रेसेस कितनी डेवलप होती हैं, वो सारा कैलकुलेशन जो भी होता है वो इतना ज़रूरी नहीं है, फ्री में आपको एक बार करा देता हूँ सारी चीज़ें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, विंटर के केस में क्या होगा, विंटर के केस में जब नॉर्मल आपका कोई मेटल होगा, जब कोई आपका नॉर्मल मेटल होगा विंटर के केस में, तो वो क्या होगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। जब ये मेटल जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, इस तरफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, लेकिन ये सपोर्ट्स को क्या करेंगे, इस तरफ खींचेंगे और इसमें स्ट्रेस डेवलप कराएंगे। स्ट्रेस डेवलप कैसे होगा, क्योंकि भाई उसका नेचर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे तो यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। स्ट्रेस में कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, टेंसाइल। क्यों, क्योंकि उसको खींच रहे हैं एक तरह से, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होंगी। इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में मेटल जाना चाहेगा बाहर। इस कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मेटल क्या करेगा, बाहर जाना चाहेगा और उसको सपोर्ट्स क्या करेंगे, अंदर की तरफ ढकेलेंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो विंटर में आपका जो है वो आपकी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी और समर में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब कोई भी मेटल पीस जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है डेल्टा टी, तो वो कितना लेंथ आगे बढ़ता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंशन का, एल अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे अल्फ़ा इज़ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो पहले से डिफाइंड है, 0.000115 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे शायद केजी नहीं आएगा, एक केजी को हम मिटा लेते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड ये इसकी वैल्यू होती है, डायमेंशनलेस होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड में डिफाइन होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा, एक छोटा सा, मैं आपको इसको याद नहीं रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये जानना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है और कैसे हमारे फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। तो जब आपका स्ट्रेन हम पढ़ते हैं, स्ट्रेन इज़ व्हाट, एप्सिलॉन, और आपको पता होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम हमेशा लिखते हैं ई, विच इज़ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.15 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ई की वैल्यू पता चल गई, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन इज़ व्हाट, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी आपने देखा चेंज इन लेंथ क्या होगी,
एल अल्फ़ा डेल्टा टी। ओरिजिनल लेंथ क्या होगी एल, स्ट्रेन आपका क्या आ गया अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ से आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ई। स्ट्रेस लिखेंगे आप क्या आ जाएगा ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे आप ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आपका आ गया क्या स्ट्रेस की वैल्यू। अब आपको पता होगा प्रेशर, अगर हम निकालें प्रेशर क्या है, प्रेशर कह लीजिए या फोर्स कह लीजिए, जो आपका फोर्स लग रहा होगा इनसाइड अ बॉडी वो कितना लग रहा होगा आपका ड्यू टू दिस टेम्परेचर चेंज, वो कितना लग रहा होगा, फोर्स इज व्हाट स्ट्रेस इनटू एरिया। फोर्स क्या लग रहा होगा आपका पी मान लेते हैं स्ट्रेस इनटू ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आपका पी आ गया। अब यहाँ पे रेल सेक्शन के लिए अगर आप देखें, अगर हम रेल सेक्शन को जो स्ट्रेसेस निकालते हैं रेल सेक्शन के अंदर, तो वो स्ट्रेस ना निकाल के हम सीधा फोर्स निकाल रहे होते हैं, और फोर्स के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अब जब हम वो फोर्स निकाल रहे होते हैं P इक्वल टू ए अल्फ़ा डेल्टा टी से, जब हम वो फोर्स निकाल रहे होते हैं तब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में ईजी हो। जैसे कि हम पहले मान लेते हैं डेल्टा टी इक्वल टू व्हाट यूनिट, यूनिट का मतलब ये नहीं यूनिट मान लिया, यूनिट चेंज के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। पी निकालते हैं हम फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम पी की वैल्यू की बात करें तो पी अगर हम यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए निकालते हैं फॉर 60 kg रेल, फॉर 60 kg रेल, फॉर 60 kg रेल के बारे में बात करें तो P इक्वल टू ए ई अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए ए कितना होता है 76.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके लिए आपका होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा होता है 70 फॉर 60 kg रेल, ठीक है। एरिया फॉर 52 kg रेल के लिए कितना होगा आपका 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब आप ये जो P है इस P को जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर 60 kg के लिए कर लेते हैं, फॉर 60 kg के लिए हम कर लेते हैं इस P को कैलकुलेट। तो जब हम P को 60 kg के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका A आएगा 76.86, ये आपका बता चुका हूँ मैं 2.15 इंटू 10⁻⁶, अल्फ़ा आपका आएगा 0.00001152 और डेल्टा टी आपने 1 माना हुआ है, ठीक है। तो जब आप ये 60 kg के लिए निकालेंगे तो वो आएगा 1903.6 kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम और आगे सॉल्व कर लेंगे 1.903 टन्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका P आ जाएगा। इस P की वैल्यू को जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से जब आप P निकालेंगे फॉर 52 kg के लिए, 60 के लिए हो गया, ये 52 के लिए निकालेंगे तो आपका जाएगा 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही आपको याद रखनी है। अब अगर आपको याद ना रह पाए तो हमने जो है P इक्वल टू ए अल्फ़ा डेल्टा टी को थोड़ा सा चेंज करके एक हमने फॉर्मूला बनाया, वो उससे क्या आया P इक्वल टू 31.5 S इंटू टी। ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर आप भूल जाएं तो। इस फॉर्मूले में आपका 31.5 जो है वो कांस्टेंट है, एस जो है वो आपका सेक्शनल वेट है IGST, ठीक है, सेक्शनल वेट है। टी जो है आपका वो चेंज इन टेम्परेचर है, इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आपको पता चल गया, समर में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, विंटर में आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। यही केस जो है LWR में रेल्स पे भी अप्लाई होता है। इसके बाद स्ट्रेन ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब समझाने के लिए था। आपको सिर्फ याद रखना है P60 के लिए होता है 91.903 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड और P52 के लिए होता है 1.638 टन पर डिग्री सेंटीग्रेड। चाहें तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कई बार ये पूछ लेते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे LWR के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स की, ठीक है। अब LWR के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसकी मैं बात करूं तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के मैं समझाता हूं। ये मान लीजिए आपका स्टेशन नंबर 1 है और ये मान लीजिए आपका स्टेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये दो स्टेशंस के बीच में LWR की मैक्सिमम लेंथ होती है 1 ब्लॉक सेक्शन, यानी दो स्टेशन के बीच में जो लेंथ होती है उसी को 1 ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। अब जो स्टेशन के दोनों स्टेशन के बीच में जो भी आपकी रेल होगी, जो भी आपका ट्रैक बिछा होगा, वो ज़्यादातर अब हम LWR में ही बिछाते हैं। अब LWR से क्या समझना है आपको कि स्टेशंस पे जो अरेंजमेंट्स रहते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग्स हो गई, टर्न इन कर्व हो गया, टर्न आउट कर्व हो गया, इनसे आइसोलेट करते हैं अपने LWR को विद द हेल्प ऑफ SEJ। SEJ एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। SEJ के थ्रू हम अपने LWR को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं SEJ के बाद जो LWR की जो स्ट्रक्चर होता है उसकी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रैक स्ट्रक्चर की। जो LWR में जो हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो ये तो मैंने बना दिया आपके SEJ। ठीक है, अब LWR में क्या होता है कि आपका जो होता है, कुछ लेंथ आपकी होती है ब्रीदिंग लेंथ, जो कि मूव कर रही होती है ट्रैक में। पूरा ट्रैक फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है वही मूव करता है, जिसमें आपकी ब्रीदिंग लेंथ भी मूव कर रही होती है। ब्रीदिंग लेंथ ही वो पार्ट होती है हमारे स्ट्रक्चर का जहाँ पे मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, अब मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो आगे जान लेते हैं कि ये जो पार्ट हुआ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का। एक मैं पूरा डायग्राम कंप्लीट कर ही लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट ही बना लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपकी लेंथ होती है, ये होती है आपकी ब्रीदिंग लेंथ। ये आपकी ब्रीदिंग लेंथ हो गई, और ये जो आपकी होगी नॉन ब्रीदिंग लेंथ। ठीक है, अब यहाँ ब्रीदिंग लेंथ और नॉन ब्रीदिंग लेंथ से क्या मतलब है कि LWR में क्या होता है, जब हम LWR देखते हैं SEJ से लेके यहाँ तक ब्रीदिंग लेंथ के एंड तक, ये SEJ है, ये हमारे ब्रीदिंग लेंथ का एंड है। हाँ चलिए ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि LWR में क्या होता है, कहीं भी वो फ्री जॉइंट नहीं होता है। पूरा जो आपका रेल पैनल होता है वो सब जगह से वेल्ड होता है। पूरा जो है आपका रेल पैनल क्या होता है, वेल्डेड होता है। पहले क्या होता था, 13-13 मीटर के रेल पैनल के बाद फिश प्लेट्स होते थे, वो अब यहाँ नहीं होते हैं। हर जगह पूरी जो है वेल्डिंग की जाती है, पूरा सिंगल फ्रेम की तरह एक्ट करता है। अब ये जो रेल है यहाँ पे बीच में वेल्ड्स होंगे
और ये पूरी जो है सिंगल रेल की तरह एक्ट कर रही होगी। यहाँ पे वेल्ड्स हो सकते हैं हों, और ये पूरी रेल एक सिंगल रेल की तरह एक्ट कर रही होती है। अब ये पूरा एक सिंगल रेल पीस है। मैंने आपको बताया कि पूरे सिंगल, अगर आपके पास एक मेटल पीस होता है तो वो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या आपका एक्सपेंड करेगा। अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वो एक्सपेंड करेगा, और टेम्परेचर जब कम होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से आप सोचिए ये पूरा का पूरा एक लंबा सा जो है आपका पार्ट है एक मेटल पीस का। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसईजे हमने इसलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि यहाँ पे ये बढ़ सके, और जब ये टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे ये एसईजे पे गैप एडजस्ट करके कम हो सके। ये तो हो गई एक बेसिक बात जो कि हमें जानना ज़रूरी थी कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पे कहाँ पे कैसे जो अपना फ्रेम है वो बढ़ेगा या कम होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर चेंजेस पे जो बढ़ता है वो सिर्फ ये ब्रीदिंग लेंथ वाला पार्ट में ही जो है आपका चेंजेस आते हैं। सिर्फ ये ब्रीदिंग लेंथ वाला पार्ट जो है सिर्फ यहीं पर जो है चेंजेस आते हैं। इसके अलावा ये वाला जो आपका नॉन ब्रीदिंग लेंथ वाला पार्ट है यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ना वो रेल ज़्यादा बढ़ती है ना वो रेल कम होती है। ऐसा क्यों है ये भी हम जान लेते हैं। जब यहाँ से तो रेल को कोई रोका गया नहीं है, इस तरफ जो एसईजे लगा है इधर से तो वो रेल फ्री है, इधर से भी रेल फ्री है, तो वहाँ से तो हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लेंथ तक जो है उसको ब्लास्ट रेजिस्टेंस उतना नहीं मिल पाता कि उसको एक्चुअल में रोक पाएँ। तो ब्लास्ट रेजिस्टेंस जब अच्छे से मिल जाता है तो वो ब्रीदिंग लेंथ के बाद जब का जो रेजिस्टेंस होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि हमारी रेल को अच्छे से पकड़ के रोक सके। ब्रीदिंग लेंथ एक्चुअल में वो लेंथ है जहाँ पे हमारा एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा होता है। जो हमारा सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। एलडब्ल्यूआर के केस में जो सेंट्रल पार्ट है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेस डायग्राम की जो कि हमारे एलडब्ल्यूआर में बन रहा होता है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है कि जो आपका एंड पोर्शन है जहाँ पे आपका एसईजे है वहाँ पे तो स्ट्रेस आपकी ज़ीरो आ रही होती है। क्यों ज़ीरो आ रही होती है? क्योंकि वहाँ पे आपका फ्री टू मूव हो रहा होता है, स्ट्रेस जनरेट हो ही नहीं रहा होता है। स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा इसलिए स्ट्रेस वहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद जैसे जैसे ब्रीदिंग लेंथ हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमारी ब्रीदिंग लेंथ ख़त्म होने वाली होती है वहाँ पे हमारा स्ट्रेस आपका मैक्सिमम हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो है वो अपने एक मैक्सिमम लिमिट पर पहुँच चुका है। वहाँ पर आपका स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम हो रहा होता है। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बन जाता है, और इसके जो सेंट्रल पार्ट में जो है स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने उसको रोक के रखा हुआ है, अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गया। कई एग्जाम्स में स्ट्रेस डायग्राम डायरेक्टली आपको आ जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ एलडब्ल्यूआर। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किस केस की? बीजी के केस की। बीजी के केस में एलडब्ल्यूआर की जो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ होती है, और एसडब्ल्यूआर की जो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एलडब्ल्यूआर में हमारी जो मिनिमम लेंथ होती है वो होती है 250 मीटर्स। 250 मीटर से कम का होगा तो उसको एलडब्ल्यूआर नहीं बोला जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमम लेंथ जो होती है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो होती है 1 ब्लॉक सेक्शन। 1 ब्लॉक सेक्शन का मतलब है, आपको पहले बता चुका हूँ, 2 स्टेशन के बीच में जो सेक्शन होता है उसको हम 1 ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। इसके बाद एसडब्ल्यूआर की बात करें तो एसडब्ल्यूआर के केस में 3 रेल पैनल्स। अब यहाँ पे जो 3 रेल पैनल्स हैं, अगर उसको आप कैलकुलेट करें तो एक पैनल आपका 13 मीटर का हम लेके चलते हैं एसडब्ल्यूआर में, तो 3 × 13 = 39 मीटर्स। आपका 39 मीटर्स का आपका मिनिमम लेंथ ऑफ एलडब्ल्यूआर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि 26 मीटर रोड सेक्शंस भी आते हैं एसडब्ल्यूआर में, तो वहाँ पे मिनिमम लेंथ 26 मीटर हो जाएगी। किस केस में? रोड सेक्शन के केस में। ये सारी बातें हम बीजी पे कर रहे हैं। मैक्सिमम लेंथ की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे मैनुअल हमारे यहाँ साइलेंट है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एसडब्ल्यूआर की मैक्सिमम लेंथ पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1 ब्लॉक सेक्शन में हम इससे ज़्यादा क्यों कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हमारा एलडब्ल्यूआर। जस्ट बिकॉज ऑफ वी कैन नॉट कंटिन्यू अवर एलडब्ल्यूआर ओवर क्रॉसिंग्स। ठीक है,
क्रॉसिंग्स हो गया, टर्न इन हो गया, टर्न आउट कर्व हो गया, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इससे हम अपने LWR को इस पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 1 ब्लॉक सेक्शन से ज़्यादा हम अपना LWR नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब अगली हम बात कर लेते हैं, एक CWR होता है आपका। CWR के केस में मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो मोर देन 1 ब्लॉक सेक्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि CWR को हम स्पेशल अरेंजमेंट्स, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से हमारे क्रॉस ओवर, टर्न इन कर्व या क्रॉसिंग्स, इनके ऊपर से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र में हमारी हेल्प करते हैं, जिससे हम CWR को आगे कंटिन्यू कर सकें मोर देन 1 ब्लॉक सेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम CWR को मोर देन 1 ब्लॉक सेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं मीटर गेज की। मीटर गेज में जो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ होती है LWR की, वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मीटर गेज में क्या होता है ना कि 500 मीटर से कम अगर होगी आपकी तो LWR में नहीं ट्रीट की जाएगी। तो 500 मीटर इसकी मिनिमम लेंथ हो गई और मैक्सिमम लेंथ हो गई आपकी 1 ब्लॉक सेक्शन, एज सेम एज LWR इन ब्रॉड गेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी ब्रीदिंग लेंथ की। तो हमने आपको बताया था कि ब्रीदिंग लेंथ जो होती है वो आपकी मूवेबल लेंथ होती है, जहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा होता है, एक्चुअल मूवमेंट जो टेक प्लेस हो रहा होता है। LWR के केस में वो ब्रीदिंग लेंथ में हो रहा है। ब्रीदिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है? हमारा फोर्स क्या था? AE अल्फ़ा डेल्टा T। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे बलास्ट रेजिस्टेंस से, तो बलास्ट रेजिस्टेंस से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो लेंथ कैलकुलेट होगा वो हमारी ब्रीदिंग लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अब ब्रीदिंग लेंथ बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ब्रीदिंग लेंथ के हमारे इंडियन रेलवे में ब्रीदिंग लेंथ पहले से ही डिफाइंड हैं जोन वाइज जो है हमारे इंडियन रेलवे में ब्रीदिंग लेंथ डिफाइंड है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। इस तरह से ब्रीदिंग लेंथ हमारी पहले से ही डिफाइंड है। 60 kg के केस में जो होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी टेबल है 52 kg, 60 kg, अलग अलग स्लीपर डेंसिटीज़ पे भी हैं टेबल्स, लेकिन आपको इतने जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ आपको एक जनरल जो आपको है एक आइडिया हो जाए कि ब्रीदिंग लेंथ की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसलिए मैं आपको एक टेबल छोटी सी बनवा देता हूँ। तो 60 kg कर लेते हैं, एक तरफ हम 52 kg कर लेते हैं। 60 kg के केस में और 52 kg के केस में जब आपकी स्लीपर डेंसिटी 1660 या 1660 से ऊपर होगी, तब ये आपकी जो है क्या वैल्यूज़ होती हैं? 58, 66, 74, 79। इसी तरह से 52 kg में होती हैं आपकी 50, 57, 64, 68। इस तरह से आपकी ये कुछ वैल्यूज़ आती हैं। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा ये याद रखना है कि 60 to 80 मीटर के आसपास आपकी ब्रीदिंग लेंथ वेरी कर रही होती है। ये आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि बलास्ट रेजिस्टेंस हो गया, आपकी फिटिंग्स हो गई, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो आपको 60 to 80 के आसपास ये नॉर्मली जनरली होती है। ये आपको मोटा मोटा याद रखना है, इससे ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेलवे ने जो हमारे 4 जोन्स में हमको बांटा हुआ है। इंडियन रेलवे ने क्या किया है, पूरे जो इंडिया का मैप है जहाँ पे आपके इंडियन रेलवे हैं सारी जगहों पे, तो इंडिया के मैप को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 एंड जोन 4। इस तरह से इंडियन रेलवे ने पूरे मैप को आपका डिवाइड कर रखा है। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे बात करना है अलग अलग जोन्स की। कई बार आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं, आपको सिर्फ दे दिया जाएगा कि ये जो टेम्परेचर जोन है, ये टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर रेंज जो आपको है वो गिवन हो जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा ये किस जोन की हम बात कर रहे हैं, तो या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ये जोन 1 या जोन 2 की टेम्परेचर रेंज आप बता दीजिए। तो हम यहाँ पे वो कवर कर लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं, तो एक बार आप देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको यहीं पे याद कर लेनी है, यहीं पे जो याद हो सकता है वो यहीं पे याद कर लेनी है। फर्स्ट जोन की अगर हम बात करें
तो फर्स्ट जोन में जो टेम्परेचर रेंज आपका होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पे याद रखना है 40 से चालू हो रहा है और 76 पे ख़त्म हो रहा है। आप सारे जोन खुद से खुद लिख लेंगे, सिर्फ आपको दो याद रखना है, 40 टू 76। देखिए बताता हूँ कैसे। 40 टू 50 जोन 1 हो गया आपका, 51 टू 60 जोन 2 हो गया आपका, 60 डिग्री सेल्सियस के बाद 61 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया जोन 3, और 71 डिग्री सेल्सियस से आपका 76 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका जोन 4। अब आपको ये सारी वैल्यूज़ मुझे लगता है यहीं याद हो गई होंगी, और याद नहीं हुई हैं तो एक बार और एक उस पर नज़र डाल लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगी, और ये वैल्यूज़ आपको याद रखना है, आगे तक ये आपके काम आने वाली हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कवर अप करेंगे, जिसमें एंकर लेंथ और जो भी आगे के जो कंपोनेंट्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें हम यहीं पे कवर करेंगे। LWR थोड़ा सा बड़ा है, बट आई होप हम इसको जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।